हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और इस कंप्लीट सीबीएसई वाली सीरीज़ के अंदर अभी तक हम पूरा कैलकुलस कवर कर चुके हैं एंड उसके बाद हमने वेक्टर 3D भी कवर कर लिया। तो आज का चैप्टर अपना प्रोबेबिलिटी है। तो देखते हैं आज की क्लास में इसको शुरू करके ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, जस्ट थ्योरी नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल रहेंगे। तो देख लेते हैं आज की क्लास में मैं लगभग 15-20 क्वेश्चन तो कम से कम लाया ही होऊंगा आपके लिए। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन थे तो मैंने पहले ही लिख दिए। सो आखिरी तक बिल्कुल 20 क्वेश्चन तक हमें पूरा करना है आज की क्लास में। ठीक है, पूरा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आज आप मेक श्योर करेंगे कि आज ही कंप्लीट हो जाए आपका अप टू द प्रिपरेशन ऑफ, मतलब लेवल ऑफ बोर्ड प्रिपरेशन के हिसाब से आपका आज पूरा ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में? कुछ बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि सैम्पल स्पेस क्या होती है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। फिर कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट देखेंगे, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, है ना। फिर हम आ जाएंगे अपने मेन चीज़ के ऊपर जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में पढ़ के बेस थ्योरम पे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वैसे तो बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक क्वेश्चन उसका बोर्ड्स में आ रखा है स्टिल, तो मैंने भी उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिया ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या और उसके अंदर चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। आप भी पेन पेपर लेके बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी को आज हम स्टार्ट करके ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्यार से आराम आराम से करने की कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है, एक एक चीज़ हमें अच्छे से कवर करनी ज़रूर है। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी का जैसे कि आपको पता भी है, मैं बिल्कुल बेसिक ही बता देता हूँ, हालांकि 100% बच्चों को ये पता ही होगा कि प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम के इक्वल होती है। तो एक बार मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, टोटल आउटकम्स। ठीक है, वैसे नंबर ऑफ आउटकम्स हैं यहाँ पे। और अगर मैं देसी भाषा में आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो आप कहोगे सर किसी भी काम के होने के क्या चांसेस हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, प्रोबेबिलिटी हमें किस तरीके के इवेंट्स के बारे में पढ़नी है? हमें इस तरीके के इवेंट्स के बारे में प्रोबेबिलिटी पढ़नी है जो कम्प्लीटली रैंडम इन नेचर हो। रैंडम इन नेचर का मतलब ये है कि अगर तो हम कोई काम कर रहे हैं तो हम पहले से ये ना बता पाएँ कि पक्का से इसके अंदर यही होगा। फॉर एग्जांपल मैंने डाइस फेंका तो मैं पक्का से ये नहीं बता सकता कि 5 ही आएगा या 3 ही आएगा या कोई भी नंबर ऐसा मैं पहले से नहीं बोल सकता ये आएगा ही आएगा। जितने यहाँ पे चांसेस 1 के आने के, उतने ही 2 के, उतने ही 3 के, उतने ही 4 के, उतने ही 5 के और उतने ही 6 के यहाँ पर आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके के इवेंट जिनका नेचर कम्प्लीटली रैंडम हो, इस तरीके के इवेंट्स के बारे में हमें पढ़ाई करनी है और इस तरीके के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रैंडम इवेंट बोलते हैं। इसके बाद एक टर्म और आती है, जैसे मैं बोल रहा था सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है कि आप कोई भी इवेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या आपको आउटपुट मिल सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डाइस फेंका तो डाइस का सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने कॉइन उछाला तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं। आई होप ये छोटी छोटी बातें, इनका मीनिंग आपको क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे चलो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हमेशा मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है, हमें एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा समझना है। जैसे कि सपोज एक बैग है, आप ऐसा एग्जांपल बचपन से करते आ ही रहे हैं। इसके अंदर सपोज 3 रेड बॉल हैं, 2 ग्रीन बॉल हैं और 5 इसके अंदर सपोज वाइट बॉल हैं। आपने इसके अंदर हाथ डाला और एक बॉल को निकाला, और अगर मैं आपसे पूछूं अब की बार यहाँ पे रेड बॉल निकलने के चांसेस कितने हैं, आप कहोगे सर 3/10। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रीन बॉल निकलने के चांसेस तो आप कहोगे सर 2/10। और अगर मैं आपसे वाइट बॉल निकलने के चांसेस बोलूं तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो आप कहोगे 5/10। अब अगर आप इस बैग के अंदर हाथ डाल के एक बॉल निकाल रहे हो तो ये बात पक्की है कि इन तीनों इवेंट्स के अलावा कोई काम यहाँ पर नहीं हो सकता। या तो लाल बॉल निकलेगी, या तो ग्रीन बॉल निकलेगी, या तो वाइट बॉल निकलेगी। और क्योंकि इनके अलावा कोई काम नहीं हो सकता और इन्हीं में से कोई ना कोई एक काम होने वाला है और इनमें आपस में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इसी तरीके के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। और एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके इक्वल देखने के लिए मिलेगा आपको,
1 के इक्वल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो राइट साइड में 1 लिखा हुआ है ये दिखा रहा है कि एक ना एक काम इनमें से पक्का होने वाला है, या तो ये या तो ये या तो ये, तो इसलिए इस तरफ कितना आ गया, अपना 1 आ गया। और ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ क्या शो कर रही हैं कि ग्रीन बॉल निकलने के चांसेस इतने हैं, रेड बॉल निकलने के चांसेस इतने हैं और वाइट बॉल निकलने के चांसेस इतने हैं। पर अगर मैं बोलूं कि इनमें से कोई एक काम होने के चांसेस कितने हैं, इनमें से कोई एक काम होना पक्का है, इसीलिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में? अच्छा भाई, इसके अंदर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर या तो देखो रेड बॉल निकलेगी या तो रेड बॉल नहीं निकलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये भी हो सकता है कि ग्रीन बॉल निकल जाए, तो वो रेड बॉल नहीं निकलेगी के केस में ही काउंट हो गया। सो क्योंकि सिर्फ यही 2 काम हो सकते हैं जब बॉल निकालने का इवेंट है और इसके अलावा भी कुछ नहीं हो सकता और इनमें आपस में कुछ कॉमन भी नहीं है, सो दे कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एलिमेंट्री इवेंट्स, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। आप ऐसा सोच सकते हो कि किसी भी चीज़ के होने के प्लस ना होने के चांसेस हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, क्योंकि या तो कोई काम होगा या तो कोई काम नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूँ कि आज आपके शाम को खेलने जाने के चांसेस 0.3 हैं, तो इसका मतलब आपके खेलने ना जाने के चांसेस कितने हो गए, 0.7 हो गए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ खेलने जाने के चांसेस, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि आज आप क्या बोलते हैं, जूस पीने नहीं जाओगे, इसके चांसेस सपोज 0.6 हैं, तो आप जूस पीने जाओगे के चांसेस कितने हो जाएंगे, 0.4 हो जाएंगे, क्योंकि या तो आप जूस पियोगे या तो जूस नहीं पियोगे, इसके अलावा कोई काम नहीं हो सकता। तो इसलिए इनको हम एलिमेंट्री इवेंट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझो, ये हमारे टोटल आउटकम्स हैं और टोटल में से ही कुछ आउटकम्स ऐसी होंगी जो हमारे को फेवर कर रही होंगी अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो बेसिकली जो ऊपर वाला पार्ट है ये नीचे वाले का कुछ एक पार्ट है, हिस्सा है, यानी कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये हमेशा डिनोमिनेटर से क्या रहेगा, छोटा ही रहने वाला है। और अगर तो हम छोटे को बड़े से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा किसके लेस आता है, 1 से हमेशा लेस आता है। तो इसी वजह से प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए इसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, और अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो इस तरीके के इवेंट को हम असंभव यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। श्योर वाले को सर्टेन भी बोल देते हैं कि ये होगा ही होगा करके, ठीक है। अच्छा भाई, थोड़ी सी चीज़ें और समझो, जैसे कि इसी प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं कि ये 0% से लेकर के 100% तक भी हो सकती है, क्योंकि परसेंट के मतलब हम सेंट मतलब 100, तो पर 100 पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 0 से लेकर के फिर 100 तक प्रोबेबिलिटी जा सकती है, पर उसके लिए आपको यहाँ पे सिंबल दिखना ज़रूरी है। आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होती जा रही होंगी, ठीक है। अब मैं कुछ छोटे छोटे इवेंट्स के बारे में और डिस्कस कर लेता हूं आपके। हालांकि ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का बेसिक है, शुरू में मैंने कुछ क्वेश्चंस बेसिक से रिलेटेड भी डाले हैं, पर ऐसे सवाल भी आ जाते हैं और आए ना आए ये आपको प्रोबेबिलिटी समझने में ज़रूर मदद करेगा, जो कि आपकी 12th क्लास की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या बेस थ्योरम कुछ भी है, इन सबको समझने के लिए ये सब चीज़ आपकी ज़रूर हेल्प करने वाली है, ठीक है। अच्छा भाई देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। एक तरीके के इवेंट होते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट। थोड़े से टाइप्स ऑफ इवेंट मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो ऐसे मैंने कोई अलग से स्लाइड वगैरह नहीं बनाई है इसके लिए, जस्ट आपको मैं यहीं पे थोड़ा थोड़ा समझाता रहता हूँ, ठीक है। सिंपल इवेंट इस तरीके के इवेंट होते हैं जिनकी सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम हो, ठीक है, ओनली वन फेवरेबल आउटकम, वन फेवरेबल आउटकम, वन फेवरेबल आउटकम। जैसे कि मैंने सपोज एक डाइस फेंका, ठीक है, और उसके अंदर मैं बोलूं कि मल्टीपल ऑफ 5 आने के क्या चांसेस हैं। मल्टीपल ऑफ 5 जब अगर आप डाइस फेंक रहे हो तो सिर्फ एक ही होता है, उसके अंदर 5, ठीक है, तो सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम वहां पे होगा। तो इस तरीके के इवेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंपल इवेंट बोल सकता हूँ। और दूसरा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट के अंदर एक से ज्यादा फेवरेबल आउटकम्स हो सकती हैं, मोर देन वन फेवरेबल आउटकम्स, मोर देन वन फेवरेबल आउटकम। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको,
कंपाउंड इवेंट ऐसे समझ सकते हो जैसे डाइस फेंका और मैं बोलूं कि इवन नंबर आने के क्या चांसेस हैं, तो 2, 3, 6 ये सब क्या हो गए, फेवरेबल हो गए। एक से ज़्यादा फेवरेबल यहाँ पे कंडीशंस आ रही हैं, तो इसलिए हम इसे अब क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है। अच्छा भाई, तीसरा एक और होता है, इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली इस तरीके के इवेंट्स होते हैं जिनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी अगर बराबर है, अच्छा ज़रूरी नहीं है ये हाफ हाफ ही हो सकता है ये 0.1 हो, ये भी 0.1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आपस में अगर दोनों इक्वल हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, मतलब इन दोनों के होने के चांसेस दोनों के बराबर हैं। ठीक है, अच्छा भाई और देख लो, जैसे कि एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप ऐसा समझ सकते हो कि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे कि आप न्यूज़ वगैरह देखते होगे तो उसके अंदर आपको कई बार फ्लैश होता होगा एक्सक्लूसिवली ऑन एबीपी न्यूज़ लाइक थिंग्स। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वो सिर्फ उसी के पास अवेलेबल है और किसी के पास भी वो अवेलेबल नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप ऐसा सोच सकते हो कि दो ऐसे इवेंट जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। थोड़ा सा मैं एक बार ये वेन डायग्राम से भी आपको बना के समझाता हूँ कि एक ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, और इन दोनों में आप देख सकते हैं आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी अगर किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इस तरीके के इवेंट्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकता हूँ, उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ओके फाइन, इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अगले सवाल पे तो अगले पेज पे तो सवाल लिखा हुआ है, अगले पेज पे तो सवाल लिखा हुआ है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। चलो ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इधर। बिल्कुल बेसिक्स हैं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बेसिक्स है, अगर ये नहीं आएंगे तो हमें दिक्कत ज़्यादा आएगी, इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले ही एक बार ये समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई, एक इवेंट और हैं, इनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स इस तरीके के इवेंट्स होते हैं जो दोनों मिलके, हो सकता है इनमें कुछ कॉमन हो, पर ये दोनों मिलके कंप्लीट सैंपल स्पेस को कवर कर लेते हैं। आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे कि ये अपना यूनिवर्स है, ये इवेंट ए है जो ब्लैक हैचिंग लाइन से आपको दिख रहा है, और जो येलो हैचिंग लाइन से आपको दिख रहा है ये इवेंट बी है। सो आप देख सकते हो पूरे बॉक्स को इन दोनों इवेंट्स ने मिलके कवर कर लिया है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्ट मतलब कि भाई खत्म ही हो गया, थक गया है पूरा वो। ठीक है, तो क्योंकि उसने सब कुछ काम कर लिया इसलिए वो थक गया है। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए यूनियन बी, अगर दोनों को टुगेदर लेते हैं तो ये यूनिवर्स को कवर कर लेता है। या फिर अगर जैसे कि अभी हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात करूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। मैंने बहुत सारी आपको छोटी छोटी चीज़ें जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं वो इस स्लाइड के अंदर बताई हैं। आप प्लीज़ इन सारी बातों को लिखते चलना। क्वेश्चन तो चाहे आप रफ में कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, पर ये सारी बातें ऐसी हैं जो रफ में करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा भाई, एक दो आपने सेट्स के अंदर फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, एन एन बी होता है इसके साथ, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं आपको बता दूं ये प्रोबेबिलिटी में भी ट्रू है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब होता है कि इन दोनों को एक साथ लेना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है इनका सिर्फ कॉमन पार्ट लेना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट है बी, इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 5। सो अगर आपसे कोई ए यूनियन बी पूछता है तो इसका मतलब होगा कि आपको ए के एलिमेंट्स को भी बुला लेना है और बी के एलिमेंट्स को भी बुला लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। और अगर आपसे कोई ए इंटरसेक्शन भी बोलता है तो इसके अंदर आपको सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को बुला लेना है, यानी कि 2 एंड 3। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी सारे बच्चों को। ठीक है, शाबाश भाई। ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर दूसरे सवाल में ये लगते रहता है।
अभी ठीक है। अच्छा भाई, और कुछ मैं देख लेता हूँ। अच्छा भाई हाँ, थोड़ा सा डी मॉर्गन्स लॉ भी यहाँ पे यूजफुल रहेंगे आपके लिए। मैं डिफरेंट कलर कर देता हूँ, ग्रीन, इसे लिख देता हूँ। सो देखो, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते थे कि अगर आपको किसी भी चीज़ का, पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं, ए यूनियन बी हो रखा है और आपने अगर इसका नॉट कर दिया, सो इट विल बी इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। नॉट का मतलब होता है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ। एक बार देख लेता हूँ, हाँ सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तो आपने ए इंटरसेक्शन बी का नॉट कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए नॉट यूनियन बी नॉट। मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे तो नॉट आएगा ही आएगा, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। ये जितनी भी थ्योरी अभी तक मैंने लिखवाई है, इट इज़ अप टू क्लास 11th की कहानी। तो मैंने सोचा एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि 11th तो हम सब लोगों की कैसी जाती है वो हमें पता ही है, तो आप लोगों को ये प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलें आगे। शाबाश भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, सारी चीज़ मैं तुम्हें समझा दूंगा एक एक करके। अभी तक हमने क्या समझा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का सम 1, किसी भी काम के होने के प्लस ना होने के चांसेस ऑल्सो 1। ठीक है, यहाँ पे हमने समझा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके बाद हमने छोटे छोटे डी मॉर्गन के 2 लॉ समझे। इसके अंदर डी मॉर्गन भाई क्या बोल रहा है कि अगर आपने किसी भी चीज़ का नॉट करना है तो नॉट इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे तो आएगा ही, पर यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इवेंट्स के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, जहाँ पे मैंने बताया कि सिंपल इवेंट 1 फेवरेबल आउटकम, कंपाउंड इवेंट मोर देन 1 फेवरेबल आउटकम, इक्वली लाइकली इवेंट इक्वल प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब नथिंग इन कॉमन, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कवर्स द एंटायर सैंपल स्पेस व्हेन टेकन टुगेदर। आई होप इतनी बातें सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब एक एक करके क्वेश्चन उठा लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस तरीके के सवाल आपने कक्षा 10 में भी करे होंगे। ठीक है, सो एक बार हल्का सा रिवीजन हो जाए। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये सारी कहानी 8 के 8 आंसर आपको बताने की कोशिश करनी है। आप खुद से ट्राई करेंगे एक बार, पर उससे पहले मैं जस्ट एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, हमने एक डाइस फेंका, एक डाइस फेंकने में सैंपल स्पेस का साइज कितना होगा, 6। ठीक है, एंड का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। हमने दूसरा डाइस भी फेंका, ठीक है, या फिर एक ही डाइस को 2 बार भी फेंकें तो भी बराबर बात होती है। तो इसीलिए यहाँ पे सैंपल स्पेस का साइज कितना रहेगा, 36 रहेगा। अगर तो मैं इसी डाइस को 3 बार फेंक देता तो यहाँ पे 6 पॉसिबल आउटकम, यहाँ पे भी 6 पॉसिबल आउटकम, यहाँ पे भी 6 पॉसिबल आउटकम। सो सैंपल स्पेस का साइज कितना रहता, 216 रहता है। ऐसे ही कभी सपोज हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, सो पहले में भी 2 आउटकम आ सकते हैं हेड टेल, दूसरे में भी 2 आउटकम आ सकते हैं हेड टेल, तो टोटल 4 पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे। इसी तरीके से सपोज 3 बार सिक्का उछाल दिया तो सैंपल स्पेस का साइज अब की बार कितना रहेगा, 8 का सैंपल स्पेस का साइज रहेगा। इसमें कैसे कैसे इवेंट आएंगे, हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, या फिर हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, या फिर हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, या फिर हेड हेड टेल आ जाए। ठीक है, तो सब डिफरेंट इवेंट्स की तरह काउंट होंगे। उनको लिखना कैसे है वो मैं आपको समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर तो एक डाइस फेंकूं और एक सिक्का उछाल दूं तो सैंपल स्पेस का साइज क्या होगा, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताएंगे कि एक डाइस फेंका है और एक सिक्का उछाला है। ठीक है, सो इसका सैंपल स्पेस का साइज क्या होने वाला है, प्लीज आंसर। ठीक है, अच्छा भाई देखो, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये जो भी है यहाँ पे पूछा गया। तो इसके लिए हम एक बार इसकी सैंपल स्पेस बना लेते हैं। हालांकि शुरू के क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है, बट स्टिल आखिरी के थोड़े से दिक्कत दे सकते हैं। तो एक बार मैं सैंपल स्पेस यहाँ पे बना लेता हूँ। तो हो सकता है 1 1 आए, या 1 2, या 1 3, या 1 4, या 1 5, या 1 6, या फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, या फिर 3 1, पहले पे 3 दूसरे पे 1, पहले पे 3 दूसरे पे 2। आई होप इतनी अंडरस्टैंडिंग आप सब लोगों की है। मैं बिल्कुल A फॉर एप्पल B फॉर बॉल नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आई होप इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस सैंपल स्पेस का मतलब क्या है। कई बच्चे कहेंगे कि 43 आ जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। पहले डाइस पे 4 आ जाएगा और दूसरे पे 3 आ जाएगा, वो यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश करी है। अगर अच्छे से लिखूँ तो इसको ऐसे कॉमा से सेपरेट वेपरेट करके अच्छे से लिखना चाहिए, पर अभी मैं अच्छे से लिख ही नहीं रहा।
51, 52, 53, 54, 55, 56, ठीक है भाई। ओके, देन 61, 62, 63, 64, 65, 66। ओके गाइस, नाउ लुक, देखो एक एक करके सारे आंसर करने की कोशिश करते हैं हम। पहले सवाल में क्या बोल रहे हैं, सेम नंबर ऑन बोथ डाई, ठीक है। तो दोनों डाइस पे सेम नंबर, आपको हमेशा एक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो इन 6 आउटकम्स में सेम नंबर ऑन बोथ डाई आपको नजर में आ रहा होगा। तो 6/36 क्या हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ द डाइस। आप देख सकते हैं जो बचा जो भी है 36 में से 6 पे तो सेम नंबर है, तो जो बाकी के 30 बचे उन पे क्या आ जाएगा, डिफरेंट नंबर आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो थिंक इट लाइक कि या तो दोनों पे सेम नंबर आएगा या तो दोनों पे डिफरेंट नंबर आएगा। तो दोनों पे डिफरेंट नंबर आने के चांसेस शुड बी 1 माइनस दोनों पे सेम आने के चांसेस। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, दैट इज अप टू यू कि आप क्या अप्रोच यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सबसे पहले आप सोच पाते हैं। ओके, सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 9। ओके, नाउ लुक, अगर आप इसको देखते हो तो सम कितना है, 2 है, 1 + 1 2। अब यहाँ पे आप दोनों डाइस पे आने वाले नंबर्स का सम देखते हैं तो यहाँ 3 है और यहाँ भी कितना है, 3 है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे सम 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे सम 5 5 5, यहाँ भी 5। आप समझ पा रहे होगे कि डायगोनल्स जो इस तरीके के हैं इनके अलोंग सम क्या है, सेम है। सो हमको सम कितना चाहिए, 9 चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं कि इस वाले डायगोनल के अलोंग 3 6 9 4 5 9 5 4 9 एंड 6 3 ऑल्सो 9। हालांकि आप खुद से भी मतलब बिना इसके भी ये काम हो सकता था इजीली। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 4 आउट ऑफ 36 चांसेस कितने हैं, यानी कि 1 आउट ऑफ 9 चांसेस आर देयर कि सम ऑफ नंबर ऑन डाई विल बी जो भी है अभी, ठीक है। अच्छा भाई, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन डाई इज 2। ओके गाइस, इसके अंदर थोड़ी मिस्टेक आप कर सकते हो। अच्छा भाई देखो, यहाँ पे अगर आप इस डायगोनल को स्पॉट करते हो तो आप ये चीज देख पा रहे होगे कि डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन डाई इज 2, 3 1 2 4 2 2 5 3 2 6 4 ऑल्सो 2। अच्छा भाई, अगर आप यहाँ पर भी स्पॉट करने की कोशिश करोगे तो इनके अलोंग भी डिफरेंस कितना है, 2 ही है। अब कई बच्चे यहाँ पे ये सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो डिफरेंस -2 हो जाएगा। देखो भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डिफरेंस की जब भी वो आप लोगों से बात करते हैं, डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। अगर वो आपसे स्पेसिफिकली पूछेंगे 2 - 4 कितना है, तो वो -2 हो सकता है। बट अगर वो आपसे पूछें 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप बताओगे 2 का अंतर है। आ रही है बात समझ में? सो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव अनलेस एंड अंटिल इट इज मेंशन्ड कि किस में से किसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 ये और 4 ये, तो कितना हो जाएगा, 8 आउट ऑफ 36। क्लियर हो गया ये वाला भी? ओके फाइन, आगे चलते हैं, पिंक से भी कर देते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑन डाई इज लेस देन 8। सो ओके, लेस देन 8, ठीक है। सो यहाँ पे कितना है सम, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। सो ये सारी आउटकम्स हमारे क्या रहेंगी, अब फेवर में रहने वाली हैं। सो 1 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, या फिर ऐसे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। यू कैन ऑल्सो थिंक इट लाइक कि यहाँ पे 1 है, देन 2 हो गया, देन 3। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अप टू 6, तो 6 इंटू में 7/2, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपको n नेचुरल नंबर्स के सम याद है, ठीक है। आपके ऊपर है गिनने में भी कौन सी बहुत ज़्यादा देर लग गई, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। ओके, तो कुछ पीला रंग ले लेते हैं। एटलीस्ट 1 3, कम से कम एक डाइस पे तो 3 आना ही आना चाहिए। सो अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाली लाइन में हर एक नंबर मतलब कम से कम एक 3 तो आपको दिख ही रहा है, और इस वाले कॉलम में भी आपको कम से कम एक नंबर तो 3 पक्का से नजर आ ही रहा होगा, ठीक है। सो जब हमने हॉरिजॉन्टल वाला काउंट किया है, रंग कम दिख रहा है पर कोई बात नहीं, आप समझ तो गई होगे कि इसमें कितने हैं, 3 है, और इसके अंदर हर एक एलिमेंट में 3 है और इसमें भी हर एक एलिमेंट में 3 है। यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, पर क्योंकि इसको 2 बार काउंट कर लिया तो एक बार हटा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 11/36 हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो ओह सॉरी।
11/36 हो जाएगा। आई होप ये बात भी समझ में आपको आ गई होगी। क्लियर है? चलो आगे, शाबाश। अब अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं एग्जैक्टली 1 3, सिर्फ एक ही 3 अब की बार मांगता है, उससे ना ज्यादा ना कम। तो आप समझ पा रहोगे यहाँ पे इस पूरे के अंदर क्या है, एक 3 है, इसके अंदर भी एक 3 है, पर ये वाला जो एलिमेंट है इसमें दोनों ही 3 है, तो ये अब की बार हमें नहीं चाहिए। वी नीड एग्जैक्टली 1 3। तो 5 ऐसे हो गए, 5 ऐसे हो गए, सो ये कितना हो जाएगा, 10/36 हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी सफाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ये पता नहीं क्या हो चुका है लगता है। ठीक है, फाइन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन ओनली 1 डाई। मल्टीपल ऑफ 3 ऑन ओनली 1 डाई, तो मल्टीपल ऑफ 3 3 होता है, मल्टीपल ऑफ 3 6 होता है। सो यहाँ पे पूरा 3 है, यहाँ पे पूरा 6 है, इसमें पूरा 3 है और इसमें पूरा 6 है, पर मल्टीपल ऑफ 3 सिर्फ एक ही पे चाहिए, यानी कि ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। सो 5 ऐसे, सॉरी 4 ऐसे, 4 ऐसे, 4 ऐसे और 4 ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, 16/36 हो जाएगा। आई होप मोस्ट ऑफ यू ने खुद से ये क्वेश्चन कर लिया होगा, पर जिन्होंने भी नहीं किया वो यहाँ से थोड़ी सी मदद ले सकते हैं। चलें आगे, शाबाश भाई। ओके, आगे चल लेते हैं। The next question says if 2 dice with this on the 6 faces are rolled, then the probability of getting the sum of numbers less than 8. ओके, सो अब की बार देखो एक ही क्वेश्चन पूछा है तो पूरा सैंपल स्पेस बना के तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये एक यूजुअल डाई नहीं है, क्योंकि यूजुअल डाई में 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल अपना एक डाई होता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रखा है, ठीक है। तो देखो अगर हमारे को सम लेस देन 8 लेके आना है, तो टोटल सैंपल स्पेस का साइज तो 36 है, ये तो हमें मालूम ही है। अब देखो फेवरेबल के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर फर्स्ट डाई पे 1 आ गया तो दूसरे डाई पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, बस इतना ही आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पहले पे 1 आया और दूसरे पे भी 1 आ गया तो सम कितना बनेगा, 2। पहले पे 1 और दूसरे पे 2 आया तो कितना सम बनेगा, 3। 1 और 3 तो सम 4, 1 और 5 तो सम 6। बट अगर 1 और 7 आ गया तो क्या कितना सम हो जाएगा, 8। बट वी नीड सम लेस देन 8, ठीक है। सो अगला देख लेते हैं। अगर 2 आ गया फर्स्ट डाई पे, तो फर्स्ट पे सेकंड पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर 5 भी आ सकता है, क्योंकि अभी भी सम 7 ही बन रहा है। अगले पे अगर फर्स्ट पे 3 आ गया तो यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। देखो 5 नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि 5 और 3 क्या हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा 5 आ गया तो यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ पाएगा क्योंकि उससे 8 बन रहा है। देन 7 आ गया तो कुछ नहीं आ पाएगा, 1 आने से भी 8 बन जाएगा। तो कितना होएगा, 4 4 8 10 और 13। सो 13/36 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया अच्छे से, शाबाश। ओके भाई, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards, find the probability of getting this that। बेसिकली आपको कार्ड के बारे में सारी जानकारी हो जाए, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। सो टोटल अगर मैं कार्ड्स की बात करता हूँ तो अपने पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक बार हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर से 26 क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और 26 क्या होते हैं भाई, रेड कार्ड होते हैं। अब जो रेड है इसके अंदर भी आधे आधे हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं हार्ट के और 13 हो जाते हैं डायमंड के। ये आपको याद रख लेना है कि डायमंड रेड होता है या फिर ब्लैक होता है, और हार्ट के लिए भी। वैसे तो दिल लाल होता है, पता ही है तुम्हें, है ना, तो वो तो क्लियर ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है, 13 स्पेड के होते हैं और 13 क्लब के होते हैं। तो ऐसे ही याद रख सकते हो, क्लब व्लब का सिस्टम कहाँ का होता है, रात का ही होता है, तो ब्लैक ही होती है रात, तो उसके अंदर तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। और डायमंड को वैसे हिंदी में ईंट बोलते हैं, तो ईंट भी रेड कलर की ही होती है, सो वो भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अपने तरीके से जैसे भी। अच्छा ये जो 13 है, ये सब लोग कैसे होते हैं, फर्स्ट तो इसके अंदर एस होता है, ठीक है। देन आपके नंबर कार्ड स्टार्ट होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या होते हैं, नंबर कार्ड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या आते हैं, आपके फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन, किंग, ठीक है। अब गेम में तो मैं ज़्यादा नहीं खेलता हूँ इसमें, पर मेरे को ये पता है कि एस की वैल्यू सबसे हाई होती है,
देन किंग क्वीन जैक, हालांकि वो सब आपसे कोई नहीं पूछ रहा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 3 कार्ड हैं ये कैसे कार्ड हैं, फेस कार्ड हैं, और ये 9 कार्ड जो हैं ये कैसे हैं, नंबर कार्ड हैं। ये कैसे कार्ड है, नंबर कार्ड है। एस जो हमारा है ये ना ही फेस कार्ड है और ना ही ये नंबर कार्ड है। क्लियर है? अच्छा भाई, जैसे 13 यहाँ पे एक एस 9 नंबर कार्ड और 3 फेस कार्ड, वैसे ही 13 यहाँ पे हो जाएंगे, वैसे ही 13 यहाँ पे और वैसे ही 13 यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि टोटल मिला के 4 हमारे एस होंगे, क्योंकि एक एक एस सब में, एंड देन 3 इसमें फेस कार्ड, तो 3 इसमें, 3 इसमें, इसमें, तो टोटल 12 फेस कार्ड हमारे पास हो जाएंगे। आ गई इतनी बात समझ में? सो ये मैंने हल्का सा आपको जस्ट बता दिया है कि कैसे हमारे पास ये कार्ड्स होते हैं 52। अच्छा, जो जोकर होता है वो इसके अंदर नहीं होता है, मतलब 52 में वो नहीं होता है। बेसिकली इट इज़ रिप्लेसमेंट, अगर कोई कार्ड खो जाए तो उसकी जगह वही मतलब जोकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर 52 में जोकर का कोई काम नहीं है, तो उसको आपको उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। रेड कार्ड, तो आप देख सकते हैं टोटल 26 रेड कार्ड्स आर देयर, सो 26 आउट ऑफ 52। स्पेड, तो आप देख सकते हैं 13 स्पेड के कार्ड हैं, सो 13 आउट ऑफ 52, ये भी आपको क्लियर होगा। क्वीन, एक क्वीन इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो टोटल 4 क्वीन हो जाएंगी, 4 आउट ऑफ 52। ब्लैक कार्ड, अच्छा ब्लैक एस, तो एक एस इसमें होगा, एक एस इसमें होगा, सो 2 ब्लैक एस अवेलेबल हैं। अच्छा, रेड फेस कार्ड, तो 3 फेस कार्ड इसमें आएंगे और 3 फेस कार्ड इसमें आएंगे, तो 6 आउट ऑफ 52। अब ब्लैक किंग और अ रेड क्वीन, तो ब्लैक किंग कितने होंगे, 2 ब्लैक किंग होंगे, एक इसमें और एक इसमें, और रेड क्वीन कितनी होंगी, ये भी 2 होंगी, एक इसमें और एक इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 4 आउट ऑफ 52 चांसेस। ठीक है, अ स्पेड और अ रेड कार्ड, यानी कि ये स्पेड आता है, इन 13 में से कोई आता है तो भी हमें ओके है, और अगर इन 26 में से कोई आता है तो भी हमें ओके है, इनमें से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो 13 हमारे हो गए स्पेड और 26 हो गए हमारे रेड कार्ड, और इनमें आपस में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं है। सो इसके टोटल चांसेस कितने हो जाएंगे, 39 आउट ऑफ 52। सिंप्लीफाई आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं अ ब्लैक कार्ड और अ क्वीन। सो टोटल कितने ब्लैक कार्ड हैं अपने पास, 26 ब्लैक कार्ड है। इसके अलावा आपके पास कितनी क्वीन है, आपके पास सिर्फ इसके अलावा 2 और क्वीन है। ऐसा मत बोलना कि 26 ब्लैक कार्ड हो गए और 4 क्वीन हो गई तो 30 आउट ऑफ 52, ना बाबा ना। देखो यहां पे आपने 26 ब्लैक कार्ड्स के अंदर 2 क्वींस को ऑलरेडी गिन लिया है, तो बची कितनी क्वीन, सिर्फ 2 ही क्वीन आपके पास बची है, तो ये कितना हो जाएगा, 28 आउट ऑफ 52। मीनिंग इसका ये है कि ब्लैक कार्ड आएगा तो भी ठीक है और क्वीन आएगी तो भी ठीक है। अच्छा, ब्लैक हार्ट, तो हार्ट तो रेड होता है, अभी अभी हमने देखा, तो 0 आउट ऑफ 52। फिर बोल रहे हैं फेस कार्ड नहीं आना चाहिए और रेड कार्ड नहीं आना चाहिए। कोई नहीं भाई, इनको हम नहीं लाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। फेस कार्ड नहीं आना चाहिए, रेड कार्ड नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये हट गए। इसके अलावा फेस कार्ड कितने बचे, 3 इधर से बचे और 3 इधर से बचे। सो ये 26 नहीं आने चाहिए और ये 6 और नहीं आने चाहिए, यानी कि 32 कार्ड्स नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब 20 कार्ड्स बच गए जो आ सकते हैं, ठीक है। सो 20 आउट ऑफ 52। रेड कार्ड नहीं आने चाहिए, ये हट गए। फेस कार्ड इसके अलावा कितने हैं, 3 इधर 3 इधर, तो 6 फेस कार्ड भी यहाँ से हमारे रिमूव हो गए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से दिमाग में घुस गया होगा और आपकी रिवीजन भी हो गई होगी कि कार्ड्स के साथ हम किस तरीके से डील कर लेते थे। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे अब मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 1 पे मैं आपको बताने वाला हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है और क्या ऐसी कंडीशन लग जाती है कि इसका नाम ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रख दिया है हमने। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए है, डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए है। अच्छा भाई देखो, अगर तो मैं ऐसा बोलूं कि अभी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अपनी पढ़ाई का जो भी आप पढ़ाई करते हो उसको आप डबल कर दो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इससे आपके मार्क्स इफेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो आपके ज़्यादा पढ़ने से आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस क्योंकि इफेक्ट हो गए हैं, तो इस तरह के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर सपोज मैंने एक क्या बोलते हैं कि सपोज एक कार्ड निकाला,
ठीक है। और कार्ड निकाल के मैंने आपको ये बता दिया कि ये ब्लैक कार्ड है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं एक रैंडमली कार्ड निकाल रहा हूं तो उसके स्पेड होने के चांसेस कितने हैं? 13 आउट ऑफ 52। पर अगर मैंने आपको ये बता दिया कि जो कार्ड मैंने निकाला है वो एक ब्लैक कार्ड है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अब आपको ये मतलब चांसेस स्पेड होने के बढ़ गए हैं? क्योंकि पहले तो आपको टोटल 52 में से एक स्पेड निकालना था, बट नाउ यू नो दैट आउट ऑफ ओनली 26 ब्लैक कार्ड एस होने के क्या चांसेस हो सकते हैं या फिर क्या चांसेस नहीं हो सकते। तो इस तरीके के इवेंट जिसके अंदर एक इवेंट के होने से अब फ्यूचर में जो दूसरा इवेंट होने वाला है उसके चांसेस इफेक्ट हो जाएं, उस तरीके के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। अदरवाइज इवेंट क्या रहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट रहते हैं। अदरवाइज क्या रहते हैं हमारे इवेंट्स? इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि सपोज ऐसा सोच सकते हो कि आप सपोज बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या चांसेस हैं कि आपको आज शाम को क्या बोलते हैं कि आज शाम को खेलने जाने दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम्स चल रहे हो तो आपको खेलने ना जाने दिया जाए, या फिर आपके एग्जाम्स नहीं चल रहे हैं तो जितने पहले चांसेस थे उतने ही अभी भी चांसेस हों आपके शाम को खेलने जाने की, ठीक है। सो ये दो इवेंट्स क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट रहेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर तो आज आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो तो अगले दिन आप पिंक कलर की टी शर्ट पहनोगे, इसके क्या चांसेस हैं? उतने ही चांसेस हैं जितने आप पढ़ाई ना कर रहे होते तो होते। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपके बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से आपके अगले दिन पिंक कलर की टी शर्ट पहनने के चांसेस इफेक्ट नहीं हुए। इस तरीके के इवेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट बोल सकते हैं। पर अगर तो मैंने एक डाइस फेंका, उसके अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सपोज 6 आने के क्या चांसेस हैं, तो आप कहोगे सर 1/6। पर अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक इवन नंबर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, तो अब आप मेरे को क्या बताओगे? सर अब क्योंकि ऑलरेडी इवन नंबर आ चुका है, यानी कि या तो 2 आया होगा या तो 4 या तो 6, यानी कि अब चांसेस कितने हो गए हैं? 1/3 चांसेस हमारे हो गए हैं। आई होप इतनी बात आपके दिमाग में अच्छे से घुस गई होगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैं अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स बता रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ए एंड बी दोनों हो जाएं, इसके क्या चांसेस हैं। सो देखो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ए करवा दो। सबसे पहले तो ए करवाना है एंड बी करवाना है। एंड के लिए मैंने क्या लगा लिया? मल्टीप्लाई लगा लिया, ठीक है। एंड अब बी करा दो जब ए हो चुका है। इन लोगों ने क्या बोला था? ए एंड बी दोनों काम हमें करवाने हैं, तो मैंने कहा ए भी करवाएंगे बी भी करवाएंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमसे पूछी जा रही थी, तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये जो चीज यहां पर लिखी रहती है इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो ये कहानी हमारे पास लिखी है यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और इसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। जब ए ऑलरेडी हो चुका है तब बी होने के क्या चांसेस हैं। सो देखो फॉर्मूला कैसे हम इसका याद रखेंगे? फॉर्मूला इस तरीके से हम इसका याद रख सकते हैं कि हमें इन दोनों का निकालना है, तो सबसे पहले तो ऊपर इंटरसेक्शन ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन में नीचे क्या आएगा? जो भी बाद वाला है, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दिन आपसे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड ना पूछ के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड पूछ लूँ, सो ऊपर की तरफ तो आपको इनका इंटरसेक्शन लेना है और नीचे की तरफ आपको क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बाद वाला। तो बाद वाला कौन हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपके दिमाग में अच्छे से घुस गई होगी। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्लियर होगी ये बात? अच्छा भाई, अब जो यहाँ पर ये कहानी मैंने आपको लिखवाई थी ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इसका इनफैक्ट आपकी बुक में एक अलग से टॉपिक भी दिया है। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम।
तो आपको एज सच नाम से याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर आप यहाँ से इसको मतलब कोरिलेट कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऑफन आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी, तो आपको यही फॉर्मूला याद हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड निकालना है, तो ऊपर इंटरसेक्शन ले लिया और नीचे बाद वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड निकालना है, सो ऊपर इंटरसेक्शन ले लिया और नीचे बाद वाला। अच्छा भाई, अगर तो देखो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं, यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में भी साथ में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा फॉर डिपेंडेंट इवेंट, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आप वहाँ पे पहचान सकते हो कि इवेंट किस तरीके के हैं, ठीक है, या फिर एक कंडीशन भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ ए और बी दोनों काम करने हैं आपको, हिंदी वाला और बोला है अभी मैंने, ए एंड बी आपको दोनों काम करने हैं, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, ठीक है, यू हैव टू डू ए एंड बी, तो इन दोनों के एक साथ होने के चांसेस क्या हैं? तो आपने कहा सर सबसे पहले तो ए करा दो, मैंने कहा ठीक है, फिर एंड लगा दो, मैंने लगा दिया। फिर आपने कहा कि सर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, जैसा कि यहां पे हुआ था। फिर मैंने आपको याद दिलाया कि ए और बी तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कि ए के होने से बी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि आपके पढ़ने से आपके अगले दिन पिंक टी शर्ट पहनने पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट किसके इक्वल हो जाएगी? पीबी के ही इक्वल हो जाएगी। ए के होने, ए हो चुका है तो बी के होने के चांसेस कितने हैं? उतने ही हैं जितने पहले थे। कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी के ही इक्वल होती है। ए के होने से इसकी सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे। अगर तो क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो आपको ये कंडीशन को प्रूव करके वहां पे दिखाना होगा कि इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल है? पीए इंटू में पीबी के इक्वल है। इंटरसेक्शन को निकालने का तरीका क्या है? देखो मैंने आपको यहाँ पे भी एक इंटरसेक्शन यूनियन टाइप कुछ चीज बताई थी, तो इसका आप हो सकता है इस्तेमाल कर सके वहां पे, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट इवेंट अगर दे रखे हो तो आप इंटरसेक्शन की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूव करने हो तो आप पीए इंटू में पीबी की वैल्यू निकाल के उसे पीए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू के इक्वल कर सकते हैं। आई होप ये बात आपके अच्छे से दिमाग में घुस गई होगी। अब हम चलते हैं आगे खूब सारे क्वेश्चन करने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड, ठीक है। चलो भाई शाबाश। देखो भाई अब एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, पी ई ये है, पी एफ ये है, इंटरसेक्शन ये है, आप इसकी वैल्यू बताओ। मैं कहा बता देंगे। देखो हमने अभी अभी सीखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई when f has occurred। अच्छा कभी कभी ऐसा भी आपको दिख सकता है, तो आप उसको देख के मत घबराना, इस तरीके से वर्टिकल बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ e when f has occurred किसके इक्वल होगा? ऊपर की तरफ इनका इंटरसेक्शन ले लो और नीचे की तरफ बाद वाला। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। e इंटरसेक्शन f की वैल्यू 0.2 और f की वैल्यू 0.3, तो 2/3 या फिर 0.66 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ f व्हेन e हैज अकर्ड किसके इक्वल होगा? ऊपर की तरफ इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा और नीचे की तरफ कौन आ जाएगा? बाद वाला। आई होप समझ पा रहे होगे आप। अब e इंटरसेक्शन f हो, f इंटरसेक्शन e हो, वो सेम ही रहता है, और pe कितना दिया? 0.6, तो ये कितना हो गया? 1/3। आई होप इतनी बात आपके दिमाग में अच्छे से घुस गई होगी। आई हैव सिंपली यूज्ड द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हियर, नथिंग मच। ओके गाइस, सो लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स। सो दिस टाइम इन्होंने हमको ये कहानी दी गई है। अच्छा, ए यूनियन बी दे रखा है और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। सो देखो फर्स्ट पेज पे ही मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, पी ए यूनियन बी। दैट्स वाई आई वाज सेइंग दैट कि फर्स्ट पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर सब बेसिक्स मैंने बताए हैं, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी की वैल्यू है 7/11, पी ए की वैल्यू है 6/11, पी बी की वैल्यू है 5/11। तो यहाँ से मैं पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। थोड़ा सा लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा?
4/11 इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको उधर ले गया, इसको मैं इधर ले आया, 1 - 7/11 कितना हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट की बात हुई। सेकेंड पार्ट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसके अंदर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। ठीक है, सो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऊपर की तरफ इंटरसेक्शन ले लेना है बताया था ना, और नीचे की तरफ बाद वाला। सो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो अभी अभी निकाली है, और पी बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो कितना आ गया, 4/5। इसके थर्ड पार्ट का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप इसका आंसर कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, चलें आगे, शाबाश। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, अब तो इंग्लिश आ गई थोड़ी सी, कोई नहीं, इंग्लिश के साथ भी डील कर लेंगे। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले तो आपको 3 टाइम्स की सैंपल स्पेस बनानी आनी चाहिए। पहली बारी में 2 पॉसिबल आउटकम, दूसरी बारी में भी 2 पॉसिबल आउटकम, और तीसरी बारी में भी 2 पॉसिबल आउटकम। सो टोटल सैंपल स्पेस का साइज कितना हो गया, 8 हो गया। ऑल्दो इसको आप पूरा अच्छे से मतलब दिमाग में भी कर सकते हो, पर मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। 8 टोटल सैंपल स्पेस का साइज है, तो उसके आधा यानी कि 4 बार हेड लिख लो और 4 बार यहाँ टेल लिख लो। अब 4 का भी आधा कर दो, 2 बार हेड लिख लो और 2 बार टेल लिख लो, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 2 का भी आधा कर दो, 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। सो देखो क्या बोल रहे हैं, आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन द थर्ड टॉस, कि तीसरे टॉस पे हेड आने के चांसेस क्या हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन द थर्ड टॉस पे हेड आने के चांसेस, गिवन दैट इफ हेड हैज ऑलरेडी अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, सो अगर शुरू के 2 बारी में हेड ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि एक तो ये इवेंट हो गया और एक ये इवेंट हो गया, इन्हीं दोनों में शुरू में दोनों बार हेड आ रहे हैं। सो क्या चांसेस हैं कि हेड ऑन द थर्ड टॉस आएगा। तो इसके अंदर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो देखो, अकॉर्डिंग टू मतलब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए। वैसे तो इसको कई बच्चे देख के भी आंसर कर देंगे कि अगर शुरू के 2 टॉसेस पे हेड आ चुका, अब तीसरे टॉस पे हेड आने के चांसेस क्या हैं भाई, या तो तीसरे टॉस पे हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो चांसेस कितने हो गए, 1/2। बट अभी मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अच्छे से बताता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ हमने क्या ले लेना है, इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में एक ही इवेंट आपको दिख रहा होगा, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, 1/8, और नीचे की तरफ क्या आता है, द थिंग दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है वही हमारा आता था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, बाद वाला। ठीक है, वो नीचे की तरफ आता है। तो बाद में क्या है, इफ हेड हैज ऑलरेडी अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, तो इसके चांसेस कितने हैं, 2/8। सो कितना हो जाएगा, 1/2 आंसर आ गया। आई होप ये अच्छे से आपको समझा होगा। ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूँ, हरा ले लेता हूँ आपकी बार। क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 2 हेड्स आने के क्या चांसेस हैं, एटलीस्ट 2 हेड आने के चांसेस। तो एटलीस्ट 2 हेड इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, सो ये हो गया अपना। ठीक है, एंड देन ये कलर ले लेते हैं। चलो, इफ इट इज नोन दैट एट मोस्ट 2 हेड्स हैव अपीयर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आए हैं, यानी कि उसका मतलब क्या है, 2 या उससे कम। तो 2 या उससे कम, 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 यहाँ पर भी 2 या उससे कम हमारे पास हेड्स आ रखे हैं। ठीक है, अब इसका आंसर लिख लेते हैं, क्या आएगा देखते हैं। देखो इधर, सो सबसे पहले कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो ऊपर की तरफ ये हो गया, और बाद वाला क्या है, एट मोस्ट 2 हेड्स हैव अपीयर्ड। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8। तो कितना आ गया आंसर, 3/7 आ गया। इसको करने मतलब बी पार्ट को दिमाग में करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है आपको। ठीक है, आ गया समझ में, चलें आगे, शाबाश भाई। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। तो एक काला और एक लाल डाइस को रोल कर दिया। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9
9 से बड़ा सम आने के क्या चांसेस हैं बोल रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे खड़े होकर रीड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना पास से। गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ठीक है, यानी कि ब्लैक डाई ऑलरेडी 5 आ चुका है, ब्लैक डाई ऑलरेडी 5 आ चुका है। सबसे पहले तो ये देखो कि इसकी सैंपल स्पेस कितनी होगी, 36 की इसकी सैंपल स्पेस होगी, ठीक है। वैसे करने को तो इसको कई बच्चे वैसे भी कर देंगे, मतलब वर्बली भी, ठीक है, बट एक बार मैं आपको तरीके से बताता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। लास्ट में मैं आपको वर्बली कैसे कर सकते थे इसे वो भी समझा दूंगा। 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब यहाँ पे मैंने किया किस तरीके से है, अब ब्लैक एंड रेड डाई बोल रहे हैं ना, तो रेड बाद में है और ब्लैक पहले है, तो जो भी यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या है कि ब्लैक 2 आया और रेड 1 आया, ब्लैक रेड लिखा भाई मैंने, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एक बार इनकी भी सुन लेते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा सम चाहिए, ठीक है। गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक डाई ऑलरेडी 5 आ चुका है, ठीक है, यानी कि ब्लैक डाई ऑलरेडी रिजल्टेड इन अ 5, यानी कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, that obtaining a sum greater than 9, obtaining a sum greater than 9, so obtaining a sum greater than 9 is this thing, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सम कितना है 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है और 12 है। अगर आप अब यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओ तो आप क्या लिखोगे कि सर प्रोबेबिलिटी क्या है, ऊपर की तरफ क्या लेना है कॉमन, तो कॉमन कितने हैं 2 आउट ऑफ टोटल 36, और बाद में क्या हुआ है यहाँ पे ब्लैक डाई ऑलरेडी रिजल्टेड इन अ 5, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 6 हैं इसके, तो 6 आउट ऑफ 36, सो ये कितना आ जाएगा 2/6 यानी कि 1/3 आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा ना मतलब ऐसे ही दिमाग लगा के सोचो कि अगर जो हमारा पहले वाला डाई है इस पे ऑलरेडी 5 आ चुका है, ऑलरेडी 5 आ चुका है, सो क्या मैं बोल सकता हूँ इन्हीं में से कुछ आया होगा, इन्हीं में से कुछ आया होगा। अब यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे सैंपल स्पेस का साइज, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का, कि जो हमारा सैंपल स्पेस है उसका साइज अब रिड्यूस हो गया है, क्योंकि मेरे को पता है कि पहले वाले डाइस यानी कि ब्लैक डाइस पे तो 5 आ ही चुका है। आपको अब क्या चाहिए, आपको सम ग्रेटर देन 9 चाहिए। सो अगर दूसरे पे भी 5 आ जाए या फिर दूसरे पे 6 आ जाए, यानी कि 2 चांसेस ही ऐसे हो सकते हैं आउट ऑफ टोटल 6 चांसेस दैट यू नो कि वही होने वाले हैं कि जिससे आपका सम क्या आ जाए ग्रेटर देन 9 आ जाए। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते थे अगर आप पूरा सैंपल स्पेस यहाँ पर ना बनाना चाहो तो, क्योंकि आपको पता है ना ऑलरेडी हो क्या चुका है कि एक डाइस पे तो 5 आ चुका है, अब दूसरे डाइस पे अगर तो या तो 5 आए या तो 6 आए, अगर एक डाइस पे 5 आ चुका है तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, इसमें से सिर्फ आपके काम के 2 ही हैं, या तो 5 या तो 6, ठीक है। सो टोटल 6 में से आपके 2 काम के हैं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 2/6। अच्छा भाई अगर मैं सेकेंड पार्ट की यहाँ पे बात करूं, फॉर्मूला वगैरह आप मैनेज कर सकते हो, मैंने बता दिया, अभी मैं थोड़ी सी क्वेश्चन कैसे करना है उसकी अप्रोच बता रहा हूँ। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, ठीक है। सो जो रेड डाई है यानी कि बाद वाला डाइस, इसके अंदर जो नंबर आया है वो लेस देन 4 आ चुका है, आपको ये बताना है लेस देन 4 आ चुका है इसके अंदर नंबर, ठीक है। तो रेड डाई बाद वाला है तो इसके अंदर लेस देन 4 नंबर आ चुका है, यानी कि इसमें से कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। सो ये हो चुका है, मतलब ये लाल वाला पार्ट जो है हो चुका है। अभी मैं आपको एक बार ऐसे ही बताने की कोशिश करता हूँ कि आंसर कैसे कर सकते हो आप। ये वाला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जो बाद वाला डाइस था उसके अंदर नंबर लेस देन 4 आ चुका है, तो या तो उसमें 1 आया होगा या तो 2 आया होगा या तो 3 आया होगा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, ठीक है। अब सम 8 कैसे लाया जा सकता है, आप देख सकते हैं इस लाइन के अलोंग सम 8 है, यानी कि या तो ये काम होना चाहिए। आपको ऑलरेडी पता था ये बक्सा ही होने वाला है यहाँ पे, सो 2 आउट ऑफ कितने चांसेस
18 चांसेस, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। अगर आप प्रॉपर फॉर्मूले से जाओगे तो कैसे जाओगे कि सम 8 किस में है, इन सब में सम 8 है, और टोटल कितना है, सॉरी, और ये बक्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाद वाला इवेंट, तो कॉमन कितने हो गए यहाँ पे 2 आउट ऑफ 36, और बाद वाला इवेंट क्या है कि आप ये बात जानते हैं दैट द नंबर रिजल्टेड इन अ नंबर दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, तो इसके कितने चांसेस हैं 18/36, सो ये भी कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको दोनों तरीके से, इतना डिफिकल्ट भी ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलें आगे। प्रोबेबिलिटी तो वैसे सिंपलर टॉपिक्स में आता था अप टू क्लास 10, पर उसके बाद थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल अभी बढ़ गया है। ठीक है, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स। ये तो कुछ बढ़िया सवाल लग रहा है, देख लेते हैं। एक डाइस फेंकना है आपने, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया, थ्रो द डाई अगेन। ओके, ठीक है, फाइन। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो अगर 3 आएगा तो आपको एक और बार डाइस फेंकना है, तो उसके अंदर क्या आ सकता है 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, या फिर 3-6, या फिर मल्टीपल ऑफ 3 बोल रहे हैं ना, मल्टीपल ऑफ 3, थ्रो द डाई अगेन। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो मल्टीपल ऑफ 3 तो 6 भी होता है, तो 6 आएगा तो भी डाइस फेंकना है, तो अगली बार 6-1 आ सकता है, या 2 आ सकता है अगली बार, या अगली बार 3, या अगली बार 4, या अगली बार 5, या फिर हो सकता है कि अगली बार भी 6 ही आ जाए। ओके, एंड इफ अदर नंबर कम, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 के अलावा और कुछ आ जाए पहली बार के थ्रो में, तो आपको टॉस अ कॉइन। सो हो सकता है 1 आए तो 1 हेड 1 टेल, या फिर 2 आए तो 2 हेड 2 टेल, 3 पे तो चलो ये डाइस फेंकना, 4 आया तो 4 हेड 4 टेल, और 5 आया तो 5 हेड या फिर 5 टेल होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। कॉइन में टेल आ जाए, यानी कि ये है। ठीक है, तो इसको मैं किसी एक कलर से मेंशन कर लेता हूँ, रेड से कर दिया। ठीक है, कॉइन शोज अ टेल। और जो हमारा बाद वाला इवेंट है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, कम से कम एक डाई पे 3 आ चुका है। अगर एक डाई पे 3 आ चुका है, अगर एक डाई पे 3 आ चुका है, तो देखो भाई, अगर तो पहली बारी में डाइस पे 3 आया होगा तो हम सिक्का उछाल ही नहीं सकते, तो टेल आने के चांसेस वैसे ही 0 हैं। और अगर दूसरी बारी में 3 आया, इसका मतलब पहली बारी में या तो 3 आया होगा या तो 6 आया होगा, तो भी यहाँ पे क्या है, टेल आने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन इसके अंदर कितना हो गया, 0 गया। और नीचे की तरफ अब जो भी हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि नीचे की तरफ क्या होगा, 7/6, 6/12 और 8/20, 7/20 होगा, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर तो एक बार 3 आ चुका है, कम से कम एक बार 3 आ चुका है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि या तो पहली बार आया होगा, और अगर पहली बार 3 आ गया तो आप सिक्का उछाल ही नहीं सकते, और सिक्का ही नहीं उछलेगा तो टेल कहाँ से आएगा। और दूसरी बार 3 कब आएगा, जब पहली बार डाइस रोल हुआ होगा, तो इसके अंदर भी सिक्का उछालने का तो कोई इवेंट आ ही नहीं रहा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई समझ में? चलें आगे, शाबाश भाई। अच्छा भाई, देखो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये तो PYQ का है। कुछ क्वेश्चन NCERT से, कुछ क्वेश्चन PYQ से हमेशा की तरह डाल दिए हैं मैंने, है ना, ताकि तुम्हारे अच्छे से दिमाग में सारी बातें घुस जाएं। सो ये मल्टीप्लाई का साइन लिखा है, एक्स नहीं लिखा, तो इसको मैं डॉट से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि एक्स मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कई बार। सो 2 into है बेसिकली। ठीक है, एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं इसे। बोला PA when B has occurred is 2 times of P, जो भी है ये। सो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या होगा, चलो एक बार पहले इसे लिख लेते हैं, इज 2 times ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A has occurred। सो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। थोड़ा अजीब दिख रहा है क्वेश्चन, पर कोई नहीं, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ PA इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ PB। ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी ये लिखी है। PA की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2PB लिख सकता हूँ इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ PA फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1।
थोड़ी सी इंग्लिश लिख देना, इम्प्रेस हो जाएंगे ना फिर चेक करने वाले कि भाई ये तो कुछ हाई लेवल के बंदे लग रहे हैं हमें। 2/3। सो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2/9 आ जाएगी। और पी अगर 2/9 है तो कोरिया का बच्चा भी इस बात को बता देगा कि सर पी की वैल्यू 4/9 है। ठीक है, हालांकि पी ही पूछा था, कोई भी यहाँ पे मैंने पी भर दिया था। चलें आगे, ओके ठीक है। फाइंड ए एंड बी, ये कैसा क्वेश्चन हुआ? देखो मैंने आपको अभी थोड़ी सी देर पहले ही बताया था कि अगर तो हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होती है, पी ए इंटू में पी बी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, सो अगर तो आपको कभी प्रूव करना हो कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल कर देना। अगर गिवन हो तो यहाँ से आप पी ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी दो गिवन है तो तीसरा निकाल सकते हैं, है ना। ओके फाइन, काफ़ी कर लिया है हमने, क्वेश्चन 20 तक जाना है हमें। ठीक है, पर यह है कि मैंने ज़्यादातर कहानी आपको सुना दी है। ठीक है, सो क्वेश्चन अब करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, ये पी ए इंटू में पी बी के इक्वल डायरेक्टली हो जाएगा, है ना, क्योंकि इट इज़ गिवन दैट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो पी ए की वैल्यू 3/5 और पी बी की वैल्यू 1/5, तो आंसर कितना आ गया, 3/25। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे और भी ध्यान रखनी है कि अगर तो आपके पढ़ाई करने से आपके पिंक टी शर्ट पहनना इंडिपेंडेंट है, सो आपका पिंक टी शर्ट ना पहनना भी इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसका नॉट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यानी ए बी इंडिपेंडेंट है तो नॉट ए नॉट बी भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। इनफैक्ट ए एंड नॉट बी ये भी आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे, या फिर नॉट ए एंड बी, इनके मतलब नॉट ए के साथ जितने भी, नॉट ए नॉट बी के साथ जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है। आगे बात समझ में या नहीं आगे बात समझ में? क्लियर है? चलूँ आगे। अच्छा, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो जैसे ही इन्होंने बोला कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, सो मैंने कहा कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल देता हूँ जल्दी से, क्योंकि ये किसकी इक्वल होती है, पी ए इंटू में पी बी के इक्वल, है ना। सो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, 0.3 टाइम्स 0.4 यानी कि 0.12। अब देखो पी ए पता है, पी बी पता है और पी ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है, देख लेते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन में तो यही निकालना था तो हो ही गया। अब ए यूनियन बी निकालना है। फर्स्ट पेज पे एक ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था, जिसके इक्वल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से आप इसे समझ सकते हो, पर उतना मैं अभी जाना नहीं चाह रहा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक है, 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, सो कितना आ जाएगा, ये 0.7 हो गया, तो ये कितना हो गया, 0.58 हो गया। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसकी बात हो रही है, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, सी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सी पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बाद वाला कौन है यहाँ पे, बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भर दो 0.12 और पी अपॉन में क्या आ जाएगा, पी बी 0.4। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया। अच्छा भाई देखो, ए और बी तो इंडिपेंडेंट इवेंट थे ना, सो प्रोबेबिलिटी ए के होने की जब बी हो चुका है किसके इक्वल होगी, ए के होने के पहले प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इनके एक के होने से दूसरे के चांसेस इफेक्ट ही नहीं हो रहे। जैसे सपोज आप क्या बोलते हैं, सीबीएसई बोर्ड में 100 मार्क्स ले आओ, तो क्या चांसेस हैं कि आप क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाओगे, इंडियन क्रिकेट टीम में, उतने ही चांसेस हैं जितने पहले थे। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? या फिर इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर आप 100 मार्क्स मैथ्स में ले आए तो आपके क्रिकेट टीम में ना सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, उतने ही हैं जितने पहले थे, क्योंकि 100 मार्क्स लाने से क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना या ना होना इफेक्ट नहीं होता। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि क्रिकेट टीम में आप सेलेक्ट हो गए, अब क्या चांसेस हैं कि मैथ्स में 100 ले आओगे, उतने ही हैं जितने पहले थे, क्योंकि क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने से भी मैथ्स के चांसेस यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये पी ए के इक्वल होगा 0.3, हालांकि फॉर्मूले से भी हमने यहाँ पे देख लिया, और ये पी बी के इक्वल होगा, क्योंकि ए के होने से बी की सेहत पे कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो ये 0.4 आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। जस्ट बिकॉज दीज इवेंट्स वर इंडिपेंडेंट, एक के होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है,
अच्छा, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट दिस एंड दैट, कोई बात नहीं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें तो हम स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू में पी बी, यानी कि 0.18 के इक्वल आ गया। सो पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट ही हो गया, क्योंकि पी ए एंड बी का मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि किसके इक्वल हो गया? पी ए इंटू में पी बी के इक्वल हो गया, क्योंकि इवेंट्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। अब इसका क्या मतलब है? पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब है पी ए इंटू में पी बी नॉट, क्योंकि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट थे तो पी ए एंड पी नॉट बी भी क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट रहेंगे। सो पी ए की वैल्यू 0.3 है, पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी नॉट बी की वैल्यू यहाँ से 0.4 आ जाएगी, 1 माइनस 0.6, तो कितना हो गया? 0.12 हो गया। आ गया समझ में? अब ये क्या है? ए और बी, यानी कि पी ए यूनियन बी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए किसके इक्वल होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की वैल्यू 0.6 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.18। तो ये कैलकुलेट कर सकते हो आप, कितना आ जाएगा? 0.72। ठीक है। अच्छा, नीदर ए नॉर बी, मतलब ए भी नहीं होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू में पी नॉट बी, क्योंकि इवेंट्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंटरसेक्शन से यहाँ पहुँचने का सीधा तरीका क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, ए और बी इंडिपेंडेंट थे तो नॉट ए और नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये 0.7 हो गया और नॉट बी कितना हो जाएगा? 0.4। ये 0.3 तो नॉट ए कितना हो जाएगा? 0.7। ये 0.6 तो नॉट बी कितना हो जाएगा? 0.4। 1 माइनस करके निकाल लिया, 0.28 क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी की यूनिट लिखने का स्टंट मत कर देना, प्रोबेबिलिटी यूनिट लेस है, फेवरेबल बाय टोटल। ठीक है ना? चलें आगे। शाबाश। अ बॉक्स कंटेन 15 ऑरेंजेस, ये बढ़िया सवाल है। मैं दो तरीके से आपको ये सवाल करके दिखाता हूँ। एक बॉक्स है जिसके अंदर 15 ऑरेंज हैं भाई, ठीक है, जिनमें से 3 बढ़िया हैं और 12 अच्छे ऑरेंजेस हैं और 3 क्या हैं? 3 आर गुड एंड 12 आर बैड। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है मेरे से। 3 आर बैड एंड 12 आर गुड। ठीक है। To approve the box for sale, the inspector draws 3 oranges one by one without replacement. The box will be approved for sale only if all the 3 oranges drawn are good. ठीक है, देखो भाई, एक इंस्पेक्टर आएगा, एक एक करके 3 ऑरेंज निकालेगा। अगर तो तीनों ऑरेंज बढ़िया वाले निकल गए तो उसको वो सेल के लिए अप्रूव कर देगा। अगर तीनों बढ़िया वाले नहीं निकले तो फिर वो उसे रिजेक्ट कर देगा। आपको चांसेस निकालने हैं कि वो अप्रूव कर देगा, इसके क्या चांसेस है। आगे बात समझ में? देखो भाई, अब इधर देखो, समझो क्या समझोगे। पहला, ये एक अपने पास बॉक्स है, इसके अंदर 3 क्या है? बैड है और 12 क्या है? गुड है। सो पहला गुड निकलने के चांसेस कितने हुए? 12/15। ये बात समझ में आई आपकी? ये बात समझ में आई भाई? पर इतने से काम होगा नहीं, इसने एक बढ़िया ऑरेंज निकाल के बाहर रख दिया। अब इसके अंदर कितने बढ़िया ऑरेंज बचे हैं? एक तो बाहर चला गया, 11, और टोटल कितने हैं इसमें? अब 14। आइए बात समझ में। अब ये भी बाहर चले गया, तो एंड अब इसके अंदर अच्छे कितने बचे हैं? 10, और टोटल कितने बचे हैं? 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कई लोग इसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी करते हैं। कैसे करते हैं कि आपको 12 में से 3 अच्छे ऑरेंजेस चाहिए, ये आपका फेवरेबल है, और टोटल क्या हो सकता है कि 15 में से कोई 3 ऑरेंज आ जाए। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स आर दैट आउट ऑफ 12 गुड ऑरेंजेस यू चूज एनी 3, एंड टोटल क्या है भाई? टोटल ये है कि 15 में से कोई भी 3 आपके आ सकते हैं। ठीक है, पर आपके पसंदीदा क्या है कि 12 में से कोई 3 आने चाहिए जो कि बढ़िया वाले हैं। आगे समझ में? नहीं आगे समझ में? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक जो निकाला उसको बाहर रख दिया, वापस उसमें नहीं डाला। ठीक है, चलें आगे। अच्छा भाई, ये भी एक सवाल दिया, इसको भी देख लेते हैं। ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और ये निकालना है। कोई नहीं, अभी इस सवाल को मैं बाद में पढ़ूंगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये क्या होगा? पी नॉट ए इंटरसेक्शन
सॉरी नॉट बी इंटरसेक्शन ये, और नीचे की तरफ आ जाएगा बाद वाला। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट थे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी, इस तरीके से हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी ए से तो पी ए कैंसिल ही हो गया, तो पी ए की तो हमको ज़रूरत ही नहीं थी, पी नॉट बी के इक्वल आ जाएगा 3/4। वैसे भी ये तो मैं पता नहीं क्यों कर दिया मैंने, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, सो बी के ना होने के चांसेस कितने होंगे, जितने पहले थे, ए के होने से उसकी सेहत पे फर्क ही नहीं पड़ना। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो ना होने के चांसेस कितने हैं इसके, 3/4 हैं, क्योंकि 1/4 इसके होने के हैं। पता नहीं क्यों लिख दिया फॉर्मूला भी मैंने। चलो ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। देखो इसके अंदर होता क्या है, मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं 3 4 5 जो भी है, मतलब 5 क्वेश्चन है, पर सारी बढ़िया सवाल है। और इसका सवाल आएगा ना भाई तो थोड़ा महंगा टाइप सवाल आएगा, ठीक है, हो सकता है 5 मार्कर भी आ जाए, ठीक है, 1 वगैरह वाला ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना, फॉर्मूले की बात बाद में करेंगे, चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं उसको सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। देखो कोई एक काम आपको करना है और उसको करने के कई तरीके हैं, ठीक है। हो सकता है आप तरीका नंबर 1 चूज करो एंड देन तरीके नंबर 1 से वो काम कर दो, ठीक है। अब तरीके नंबर 1 से वो काम हो जाएगा, ऑफ कोर्स उसके कुछ चांसेस होंगे, पर उससे पहले चांसेस ये होंगे कि आप तरीके नंबर 1 को चूज करते हैं। सपोज आपके पास 5 तरीके, हो सकता है आप तरीके 1 को चूज करो या फिर 2 को या 3 को या 4 को या 5 को। हो सकता है पांचों तरीकों को चूज करने के चांसेस इक्वल हो, दैट इज 1/5, या फिर हो सकता है आप किसी एक तरीके को प्रेफरेंस दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक तरीके में आप कंफर्टेबल हो या फिर किसी एक तरीके से वो काम अल्टीमेटली पूरा हो जाएगा, इसके चांसेस ज्यादा हो। आ गई ये बात समझ में? सो बेसिकली मल्टीपल स्टेप्स में यहाँ पे काम होगा। सबसे पहले आप काम करने के तरीके को चूज करोगे एंड देन आप उस काम को करोगे। तो अगर तो आपसे ये लोग ये पूछते हैं कि क्या चांसेस हैं कि ये काम हो गया, देन इट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। सर आपको कैसे याद है? भाई मैंने ही लिखे हैं अभी, ठीक है, मैं पहले सारे क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, पर ये है कि मतलब फास्ट क्लास हो जाती है फिर थोड़ी, है ना। अदरवाइज यही क्लास जो अभी 1.5 घंटे की बनेगी मोस्ट प्रोबेबली, वो फिर 2.5 घंटे की हो जाएगी। फिर मैं भी सीक्वेंसिंग करूँगा, तो बेसिकली सीक्वेंसिंग ही तो होती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जाऊँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आए, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले से ही लिख के रख लेता हूँ, इसीलिए मेरे को याद भी है, ठीक है। अच्छा भाई वो सब छोड़ो, ये बीच में क्यों कहानी मैं सुना रहा हूँ। अगर तो आपसे वो ये पूछें कि इस काम के होने के क्या चांसेस हैं, देन इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और अगर तो वो आपको पहले ही बता दें कि ये काम हो गया, आप हमें ये बताओ इस तरीके क्या चांसेस हैं कि ये तरीका ये काम तरीके नंबर 2 से किया गया है। आ रही है बात समझ में? एक क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि क्या चांसेस हैं ये काम होने के, और दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि ये काम हो गया है, आप ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये तरीके नंबर 2 से हुआ है या तरीके नंबर 3 से हुआ है। देन वो क्वेश्चन किसका है? बेस थ्योरम का। आपसे वो पीछे जाके पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया तो तुम्हारा भाई अभी क्वेश्चन से सब समझा देगा। बॉक्स कंटेन 3 कॉइन्स, एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 कॉइन है, एक है फेयर कॉइन और दूसरा कॉइन है अ 2 हेडेड कॉइन और तीसरा कॉइन है अ बायस्ड कॉइन, ठीक है। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बायस्ड कॉइन में इतनी है, ठीक है। अ कॉइन इज सेलेक्टेड, सबसे पहले तो कॉइन सेलेक्ट किया गया है, यहाँ पे होना चाहिए एट रैंडम, मतलब रैंडमली किसी एक कॉइन को सेलेक्ट किया गया। सो फेयर कॉइन सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1/3, 2 हेडेड कॉइन के भी 1/3 और बायस्ड कॉइन के भी 1/3, एंड देन इसे उछाला गया। एक आपने सिक्का चुना, तो चुनना सबसे पहले तो उसके चांसेस हो गए, देन इस सिक्के को आपने उछाल दिया। अगर आपने अब इस सिक्के को उछाल दिया, आपको बताना है हेड आने के क्या चांसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तो ये फेयर कॉइन होगा तो हेड आने के चांसेस 1/2 है, 2 हेडेड कॉइन होगा तो हेड आने के चांसेस 1 है, और बायस्ड कॉइन होगा तो क्वेश्चन में गिवन है कि हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1/3। आई होप इतनी बात आपके दिमाग में अच्छे से घुस गई होगी। सो देखो आपका अल्टीमेट गोल क्या है? एक हेड लेके आना। तो आप हेड कैसे कैसे ला सकते हो? देखो कभी भी प्रोबेबिलिटी हो चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, कोई भी अगर टास्क ऐसा है जो कि दिस एंड दैट को करके कंप्लीट हो रहा है तो हम उसे मल्टीप्लाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और कोई भी टास्क ऐसा है जो या तो ये यानी कि दिस और दैट को करके कंप्लीट हो रहा है, यानी कि जिसको बेसिकली हम केसेस बोलते हैं कि या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा, तो केसेस को हम हमेशा ऐड से कनेक्ट करते हैं। आई होप ये बात समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है।
हालांकि बहुत बार 15 बार तो मैंने अभी ये चीज़ यूज़ कर चुका हूँ इस क्लास में भी, पर कोई नहीं। देखो अगर हमें हेड लेके आना है तो हेड को कैसे लाया जा सकता है? सबसे पहले या तो आप फेयर कॉइन को सेलेक्ट करो एंड दिस मल्टीप्लीकेशन शोज एंड आप हेड ले आओ, आ गई बात समझ में? और आप टू हेडेड कॉइन को सेलेक्ट करो एंड हेड ले आओ, और आप बायस्ड कॉइन को सेलेक्ट करो एंड हेड ले आओ। सो ये हमारी क्या हो जाएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसके आने की? हेड के आने की। आप इसे कैलकुलेट अपने तरीके से कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो, दैट इज अप टू यू। ठीक है भाई। अब देखो बेस थ्योरम में क्या बोल रहे हैं? अ बॉक्स कंटेन, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन 3 कॉइन्स, वन इज अ फेयर कॉइन, वन सेकंड इज अ टू हेडेड कॉइन and third is a biased coin such that probability of head is 1. A coin is selected at random, तो इसके सेलेक्ट होने के चांसेस 1/3, इसके सेलेक्ट होने के चांसेस 1/3 और इसके सेलेक्ट होने के चांसेस भी 1/3 एंड टॉस्ड एंड इट इज फाउंड टू बी हेड। यानी कि अब की बार हमें हेड आने के चांसेस नहीं बताने, ये तो हमें खुद ही बता रहे हैं कि हेड आ चुका है। आपसे वो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन, द सिलेक्टेड कॉइन वाज अ टू हेडेड कॉइन, इसके चांसेस आपको पूछ रहे हैं। सो सबसे पहले तो आप फेयर कॉइन से हेड आने के चांसेस लिखो 1/2, देन डबल हेडेड कॉइन से लिखो 1 एंड बायस्ड कॉइन से क्वेश्चन में गिवन है 1/3। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई यहाँ पे टोटल हेड आने की चांसेस कितने हैं, तो आप कहोगे सर फेयर कॉइन सेलेक्ट करके हेड ले आओ, या फिर टू हेडेड कॉइन सेलेक्ट करके हेड ले आओ, या फिर बायस्ड कॉइन सेलेक्ट करके हेड ले आओ। ये क्या है? टोटल है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन। सो टू हेडेड कॉइन होने के क्या चांसेस हैं? ये चांसेस हैं भाई, क्या कि आपने टू हेडेड कॉइन सेलेक्ट किया हो एंड देन आप क्या करो? हेड ले आओ। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि जो भी चीज़ आपसे पूछी जाएगी उसको हम फेवरेबल में डाल देंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटी तो मैंने आपको जस्ट कैलकुलेट करना अभी सिखा दिया। फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बेस थ्योरम पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है। फॉर्मूलों के चक्कर में एक बार आप पढ़ गए तो बहुत खतरनाक तरीके से आप इसमें फंस जाओगे। आ गई बात समझ में? फॉर्मूला एग्जाम में लिखना ऑफ कोर्स ज़रूरी है, उसको कैसे लिखना वो भी मैं आपको समझा दूंगा, पर अभी के लिए आप ये सीखो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो भाई आगे। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं बैग ए कंटेन 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ओके, सो देयर इज बैग ए एंड इट कंटेन 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। Then there is then there is bag B which contain 2 black and 2 white balls. Okay, so 2 white and 2 black balls. Okay, fine. One ball is drawn at random from bag A and transferred to B. Oh, okay, ठीक है, कोई बात नहीं। So एक बॉल हमने इसमें से निकाली और इसमें डाल दी, ठीक है। Now one ball is drawn from bag B. Okay, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, मैं समझ गया क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, अपने पास एक तो बैग ए है और दूसरा क्या है? अपने पास बैग बी है, ठीक है। यहाँ पे मैं बैग बी ड्रॉ कर लेता हूँ। 2 बार क्यों कर रहे हो सर? क्वेश्चन रीड कर लिया ना मैंने, इसलिए भाई। देखो अभी इधर, या तो देखो क्या बोल रहे हैं कि आपने एक बॉल ए से निकाली और बी में डाल दी, फिर आपने बी में से एक बॉल निकाली है जो कि आपको सफ़ेद मिली है। आपने जब बी में से बॉल निकाली तो वो आपको सफ़ेद मिली, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जो बॉल हमने ट्रांसफर करी वो ब्लैक है। सो सबसे पहले तो यही देखो कि यहाँ से आप ब्लैक बॉल ट्रांसफर करोगे, इसके क्या चांसेस हैं? तो आप कहोगे सर 2/5 चांस है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही। मैं कहा कुछ और भी हो सकता है। आप कहोगे सर हो सकता है वाइट बॉल ट्रांसफर हो गई हो। सो वाइट बॉल ट्रांसफर होने के चांसेस कितने रहेंगे? 3/5। आई होप ये बात आपके दिमाग में घुस गई है। ब्लैक बॉल निकलने के चांसेस 2/5 और वाइट बॉल निकलने के चांसेस 3/5। क्लियर हो गया? अब इस बैग बी में क्या था? 2 वाइट और 2 ब्लैक बॉल थी। अगर आपने एक ब्लैक इसमें और डाल दी तो अब इसमें 3 ब्लैक हैं और 2 क्या हैं? वाइट हैं। क्लियर हो गया? और अगर आपने यहाँ से वाइट ट्रांसफर करी है तो यहाँ पे 3 वाइट हो जाएंगी और 2 क्या हो जाएंगी? यहाँ पे ब्लैक हो जाएंगी। फिर आपने एक बॉल निकाली है बैग बी में से जो कि वाइट मिली है, तो यहाँ से वाइट निकलने के चांसेस कितने हैं? 2/5 और यहाँ से वाइट निकलने के चांसेस क्या हैं? 3/5। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो टोटल वाइट निकलने के चांसेस हैं वो क्या हैं कि आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी एंड आपने वाइट बॉल निकाल दी, या फिर आपने वाइट बॉल ट्रांसफर करी
एंड आपने वाइट बॉल निकाल दी। अब फेवरेबल क्या है, दैट द ट्रांसफर्ड बॉल वॉज ब्लैक। तो फेवरेबल क्या है कि आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी एंड देन आपने वाइट बॉल निकाल दी। आई होप ये बात आपको समझ में अगेन आ गई होगी, ठीक है। इसको ट्री मेथड भी बोलते हैं, अगर आपको कहीं सुनने में मिले तो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्री मेथड, ठीक है। चलूँ आगे, शाबाश भाई। देखो एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 3 मशीन है, ए बी एंड सी। मैं कहा ठीक है, ये मैन्युफैक्चर करती हैं 25%, 35% एंड 40% बोल्ट्स। सो 25% बोल्ट इसने मैन्युफैक्चर करे तो प्रोबेबिलिटी 25/100 ही हो गई। तो यहाँ से 35/100 हुए और यहाँ से 40/100 हुए। और ये कितने कितने डिफेक्ट देती हैं, ये 5% डिफेक्ट देती है। अच्छा पहले नहीं लिखता, देखता हूँ कि डिफेक्टिव ही पूछा है, क्या पता अच्छा पूछा होगा। तो 5% डिफेक्ट देती है तो 95% अच्छा देगी, है ना। तो हो सकता है यहाँ 95 लिखना हो, कोई बात नहीं। इतने इतने डिफेक्ट देती है। अब बोल्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड इट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 5/100 है डिफेक्ट होने के चांसेस, अगले में 4/100 है और अगले में 2/100 है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये पूछ क्या रहे हैं कि इससे ये कहानी है। अब इन्होंने रैंडमली एक बोल्ट को सेलेक्ट किया है, ठीक है, और वो डिफेक्टिव मिल चुका है। आपको डिफेक्टिव निकाल होने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछनी है, वो पूछ रहे हैं कि डिफेक्टिव ऑलरेडी मिल चुका है, क्या चांसेस हैं कि वो मशीन ए से मैन्युफैक्चर हुआ होगा। आ रही है बात समझ में। सो टोटल डिफेक्टिव होने के चांस सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कितने होंगे। सीधी लाइन नहीं खिंच रही यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मशीन ए सेलेक्ट हुई एंड देन इसने डिफेक्टिव बोल्ट दे दिया, और मशीन बी सेलेक्ट हुई एंड इसने डिफेक्टिव बोल्ट दे दिया, और मशीन सी सेलेक्ट हुई एंड इसने डिफेक्टिव बोल्ट दे दिया। फेवरेबल क्या है, दैट द डिफेक्टिव बोल्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। तो मशीन ए सेलेक्ट करके इसमें से डिफेक्टिव बोल्ट कैलकुलेट हमने निकलवा दिया। तो 100 ये सब 100 कट गए यहाँ पे। थोड़ा बहुत और आप काटना पीटना चाहो तो काट सकते हो, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। आ गई बात समझ में, नहीं आ गई बात समझ में? आई होप बेस थ्योरम आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ये भी बेस थ्योरम का ही है, इतनी लंबी कहानी तो उसी में ही होती है। एक टेस्ट हो रहा है, इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी ईदर गेसेस, कॉपीज और नोज द आंसर। तो या तो तुक्का मारेगा, या तो कॉपी करेगा, या तो इसे आता होगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसकी 4 चॉइस है। तो गेस इनके हो सकता है 1/3 चांसेस हो अगर इक्वल चांसेस हैं, या फिर हो सकता है, पढ़ लेते हैं एक बार। 4 चॉइसेस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, तो गेस करने के चांसेस 1/3 हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज इज 1/6 है। तो उसको आता होगा कि क्या चांसेस होंगे, इनमें से कोई एक ही काम होगा, या तो कॉपी करेगा, गेस करेगा, या फिर आता होगा। सो मैं इसकी अगर x मान लूँ प्रोबेबिलिटी, तो क्या ये काम होना चाहिए। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, हाफ, ठीक है। सो इसका मतलब ये हाफ है, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में से एक ही काम करना है, ये दे दिया, ये दे दिया, फिर इसके हमने खुद से कैलकुलेट कर लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड। अगर कॉपी करेगा तो आंसर करेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 1/8। इसकी किस्मत बहुत खराब है, क्योंकि अगर ये तुक्का भी मारेगा ना तो करेक्ट होने के चांसेस 1/4 है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, 4 चॉइस हैं जिसमें से एक करेक्ट है, तो 1 आउट ऑफ 4 होंगे अगर तुक्का मारेगा, गेस करेगा। पर कॉपी करने के बाद, मतलब कॉपी भी, मतलब समझ रहे हो ना कैसे बंदे के में से कॉपी कर रहा है, ठीक है ना। और आता होगा तो करेक्ट होने के चांसेस 1 ही, दिया नहीं हो क्वेश्चन में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्ट। तो आंसर करेक्ट हो चुका है इस भाई का, तो या तो इसने गेस करा होगा एंड करेक्ट करा होगा, या फिर इसने कॉपी करा होगा एंड करेक्ट करा होगा, या फिर इसको आता होगा एंड देन इसने करेक्ट किया होगा। किसके निकालने, दैट ही न्यू द आंसर। तो फेवरेबल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में 1। आई होप ये बेस थ्योरम की कहानी आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। अगेन बता रहा हूं, फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखो भाई,
लास्ट यहाँ पे मैंने एक रैंडम वेरिएबल या फिर कह सकते हैं बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे डिलीटेड है बट इसका एक क्वेश्चन PYQ में आपको दिख जाएगा रिसेंट ईयर्स में ही। सिर्फ इसी वजह से मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है। देखो भाई, एक रैंडम वेरिएबल x है जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कोई काम, कोई इवेंट हुआ, वो इवेंट क्या था? x। और इस इवेंट के अंदर जो हमें आउटपुट मिल सकता था वो क्या क्या मिल सकता था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता था। ये बात समझ में आ गई? 0 मिलने के चांसेस 0 हैं, 1 मिलने के चांसेस k हैं, 2 मिलने के चांसेस 2k हैं, 3 मिलने के चांसेस 2k हैं, 4 मिलने के चांसेस 3k हैं। इस तरीके से पूरी कहानी दी गई है। सॉरी, इस तरीके से समझ में आया आप लोगों को कि कोई एक इवेंट है जिसके अंदर आउटपुट वैल्यूज ये हो सकती हैं। हो सकता है एक बोर्ड बना हुआ है, उसके अंदर 8 नंबर लिखे हुए हैं 0 से लेके 7 तक। 0 आने के चांसेस इतने हैं, 1 आने के चांसेस इतने हैं, 2 आने के चांसेस इतने हैं। क्लियर हो गई ये बात? क्या मैं शॉर्ट ये बात बोल सकता हूँ कि इनमें से कोई एक काम तो होगा ही होगा? ये बात समझ में आ रही है? या तो 0 आएगा, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, या 7। इस हिसाब से ये सारे इवेंट्स क्या होने चाहिए? एलिमेंट्री इवेंट्स होने चाहिए। और मेरे को ये बात पहले से ही पता है कि एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। ये बात समझ में आ गई आपके? क्लियर है? एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। सो 7 के स्क्वायर तो 10 के स्क्वायर हो गया ये पूरा, और ये कितना हो जाएगा? 7k और 8k यहाँ हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, 10k स्क्वायर, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 होना चाहिए ना। सो 4 और 3 7 और एक 8 और एक 9, तो 9 क्या? सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही थी ना, इसलिए मेरे को शक हुआ गलत होने का। 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 10k कॉमन आ गया, और अगर 10k कॉमन आ गया तो यहाँ पे k प्लस 1 बचा। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे k प्लस 1 यहाँ पे भी बचा। तो k प्लस 1 10k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो k की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, एक तो -1 और एक k की वैल्यू आ गई 1/10। सो अब अगर आपने यहाँ पे k की वैल्यू 2 लिख दी तो आंसर हो जाएगा गलत। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या नेगेटिव हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे k डालता हूँ तो ये कुछ वैल्यूज मेरे को नेगेटिव देखने के लिए मिल रही हैं, ये तो नहीं, सॉरी, ये चारों मेरे को नेगेटिव देखने के लिए मिल रही हैं। सो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि k नेगेटिव नहीं हो सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि k डालने से कुछ प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव हो रही हैं, पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, 0 और 1 के बीच में ही सिर्फ होती है, ठीक है। सो k यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1/10। फिर पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। सो ये देखो, ये आपको समझ में आना चाहिए। लेस देन 3 मतलब 0 है तो भी ठीक है, 1 है तो भी ठीक है, और 2 है तो भी ठीक है। सो इन तीनों में से कोई भी आता है तो वो आपके लिए ठीक है। सॉरी, इन तीनों में से कोई भी आता है तो वो आपके लिए ठीक है, और इन तीनों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ये है। ये आ जाए तो भी, ये आ जाए ये तो भी, ये आ जाए तो भी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3k, यानी कि 3/10 हो जाएगा। लास्ट चीज़ मीन पूछी गई है, हालांकि मेरे को नहीं लगता इतना डिफिकल्ट वो कभी जाएंगे, बट स्टिल इन केस तो ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो क्या? इसका फॉर्मूला है सिग्मा xi pi। बेसिकली करना कुछ नहीं है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। सो मैं कर ही देता हूँ एक बार। तो ये कितना होगा? 0 प्लस k प्लस 4k। आप कहोगे सर अपॉन में नहीं है क्या, जैसे वहाँ पे होता था सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi है, नीचे है सिग्मा pi। तो सिग्मा pi सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होगा? 1 ही होगा, इसलिए वो लिखा नहीं है। सो ये कितना है? 6k। मतलब फॉर्मूले में भी नहीं होता, ऐसा मत सोचना मैंने नहीं लिखा 12k, क्योंकि नीचे की तरफ 1 ही है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 5k स्क्वायर
देन 12k स्क्वायर, देन 49k स्क्वायर प्लस 7k। ठीक है, तो एक साथ कर लेते हैं थोड़ा। 10k, 22, 23k, देन 29k प्लस 54, 56, 66k स्क्वायर। इसके अंदर जस्ट अब आप k की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 29 इंटू में 1/10 प्लस 66 इंटू में 1/100। ठीक है, सो ये कितना होगा 2.9 प्लस 0.66, तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 3.56। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपका आंसर गलत आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। देखो आंसर गलत नहीं है, ये जो मीन यहाँ पे निकल रहा है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 0 आने के इतने चांसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सब के ये चांसेस हैं। ठीक है, सो इनमें से जो मीन वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है कि अगर आप मतलब जो भी गेम खेल रहे हो जहाँ पे भी ये वैल्यूज आ रही हैं उसको मतलब बहुत इन्फाइनाइट टाइम्स कर लोगे। सो जो आप अगर उसका मीन निकालोगे कि सबसे ज़्यादा बारी कौन सी वैल्यू आई है, तो वैल्यू वो 3.56 रहेगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी पूरा मतलब बेसिक से स्टार्ट करके देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट बेस्ड थ्योरम और थोड़ा सा ये रैंडम वेरिएबल के बारे में भी जान लिया। ठीक है, सो मेरी तरफ से चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, बट डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस गाइस। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी उतनी ईजी नहीं है जितनी बचपन में हुआ करती थी। इस बार यहाँ पे आपने देखा कॉम्बिनेशंस भी यूज़ हो रहा है, कभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर स्कूल में नोटबुक सबमिट करनी होती है आपको कभी भी, तो आप खुद से उसके अंदर NCERT सॉल्व करके सबमिट करिए। ठीक है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ऐसे ही सिर्फ कॉपियाँ भर के तो कोई फ़ायदा है नहीं। समझ रहे हो आप बात को? सो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, पर ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, सो इस तरीके से आप थोड़ी सी अपनी अप्रोच बनाइए। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं आपसे मिलूंगा मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगा। उसका भी आप एक 5 नंबर का और एक 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म समझ सकते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान सा वो चैप्टर है। ठीक है, मेरे वादे के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो अभी तक तो आप देख ही रहे हो, काफ़ी चैप्टर्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। 7 8 या 9 चैप्टर्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बाकी आप चेक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो उसको, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो पाए। बहुत ही लंबे तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, 1.5 घंटे 2 घंटे में ही हर चैप्टर, चाहे इंटीग्रेशन ही क्यों ना हो, कवर कराने की कोशिश कर ही रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल स्टडी LPP देन। ओके, बाय।